नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। दो राज्यों में आपको पता है चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। इतनी खस्ता नजर आ रही है कि उसे रेस्पेक्टेबल सीटें भी मिल जाएं तो शायद उसके लिए कदरे गनीमत होगा। लगातार आते अलग अलग सर्वे, अलग अलग ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में उसकी 5 सीटें आ भी गई, उसकी अलग अलग वजहें रही, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता की वजह है। 2 बार अब तक प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो हरियाणा नहीं आए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा की जो पूरी स्थिति है और जिस तरह के मुद्दे वहां पर उठ खड़े हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ही, और पिछली बार भी ये कहा जाता है कि कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी। हालांकि वो पिछली बार भी सरकार वहां पर बना सकती थी, लेकिन शायद कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सीखा है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं 2024 की, जो अभी वहां चुनाव होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को, जो वहां पर वोटिंग होगी, उससे पहले आए तमाम सर्वेज और ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि 20 से 29 सीटें ही बमुश्किल भारतीय जनता पार्टी को आने जा रही हैं और 58 से लेकर 65 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत बड़ा अंतर आने जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी ये बताता है कि लगभग 48 से 48% कांग्रेस को जाने वाला है और 35 से 37% ही भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। इसके अलावा जो छोटे दल हैं, चाहे जेजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन हुआ है, वही आईएनएलडी और बीजेपी का भी माफ करिएगा बीएसपी का भी गठबंधन हुआ है। और इस तरह से ये भी कहा जा रहा है, कुछ विश्लेषकों का ये कहना है कि जो दलित वोट है वो कहीं यकमुश्त यानी कि एक साथ कांग्रेस के पास ना चला जाए, इसलिए इस तरह की बी पार्टीज और इस तरह के बी टाइप के जो गठबंधन है वो बनाए जा रहे हैं, ताकि जो दलित वोट बैंक है और जो जाट वोट बैंक है उसमें बंटवारा किया जा सके। क्योंकि ये साफ तौर पर ये जाहिर है कि ना तो किसान ना जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। युवा बड़े पैमाने पर नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह की के बेरोजगारी चरम पर है। अग्निवीर की बात करें, वो योजनाएं भी बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करने जा रही है। आपको पता है कि आज शंभू बॉर्डर पर 200 दिन किसानों ने पूरे कर लिए। लगातार किसान अपनी मांगे रख रहे हैं और उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। संघर्ष लगातार किसानों का जारी है। 200 दिन आज उनके पूरे हो गए। हजारों की तादाद में किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। विनेश फोगाट ने उनका साथ दिया और विनेश फोगाट ने कहा कि सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। इससे ही आप ये अंदाजा लगाइए और आप ये समझिए कि एक तो खिलाड़ी किसानों का साथ दे रहे हैं। किसान एक बहुत बड़ा वर्ग और वोट बैंक है हरियाणा में। पहले से ही वो नाराज हैं और अब एक तरह से किसान और अगर खिलाड़ी एक साथ एक मंच पर आ जाएं तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे कुछ सबक सीखती हुई नजर आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जाट वोट बैंक, जाट सिख और जाटव, ये वो बड़े वोट बैंक हैं जो कांग्रेस की तरफ जिनका बहुत ज्यादा झुकाव देखा जा रहा है। आपको ये पता है कि अलग अलग तरह से अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में जैसे संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तमाम मुद्दे इतने बड़े हुए कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। यही तमाम मुद्दे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन तमाम जगहों पर भी बड़े मुद्दे बन रहे हैं। जिस तरह से जो यात्रा निकाली थी हरियाणा मांगे हिसाब, वो यात्रा, उस यात्रा ने भी कांग्रेस ने ये यात्रा निकाली और उस यात्रा का भी बहुत असर जमीन पर देखने के लिए मिल रहा है। गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हालत तो ये है कि शहरी वोट बैंक भी उससे छिटक रहा है। बड़े पैमाने पर जो शहरी वोट बैंक है वो भी उससे नाराज है, क्योंकि उन्हें भी रोजी रोटी रोजगार चाहिए। उन्हें जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, आपने देखा कि गुड़गांव का क्या हाल हुआ, जिस विकास की बयार बहने की बात हर जगह से नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं, वो आपको पता है कि गुड़गांव में बारिशों में क्या हाल वहां पर हुआ था।
तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हरियाणा में बहुत बड़े और अहम मुद्दे बनते हुए आ रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, जिसमें जो जिस तरह से जाट नॉन जाट को लड़ाने की कोशिश की वो बहुत अहम मुद्दा है, अग्निवीर अहम मुद्दा है, महिला की सुरक्षा जो है वो अहम मुद्दा है और इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे को भी एक के बाद एक कई यू टर्न्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सामने चुनाव नजर आते हैं आ रहे हैं। और हालत तो ये है कि कल महाराष्ट्र में उन्होंने माफी तक मांग ली। हालांकि उस माफी में कितना अहंकार था वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा था, लेकिन माफी तो उनको मांगनी पड़ी और ये चुनावी माफी थी, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन हरियाणा में स्थिति क्या है, इस पर ही आज हम बात करेंगे। जो अलग अलग तरह के सर्वेज आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है कंफर्टेबल मेजॉरिटी में और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाना माना चेहरा है, कई दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और कई अलग अलग वो न्यूज़पेपर्स में सीनियर पोजीशंस पर वो रह चुके हैं और हरियाणा की सियासत को बहुत बारीकी से जानते, पहचानते, परखते और उस पर लिखते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत हेमंत अत्री जी आपका। मेरे साथ किसान लीडर, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए पुष्पेन चौधरी जी, जिनके लेख आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहे और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को वो रखते हैं, कोई लाग लपेट वो बिल्कुल नहीं दिखाते। पुष्पेन जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका भी। हेमंत जी, अभी की स्थिति हरियाणा की आपको कैसी नजर आती है? महाराष्ट्र में जाके तो माफी मांग ली है नरेंद्र मोदी जी ने, चुनावी माफी उसको कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उस माफी में अहंकार कितना था। मतलब जब आप माफी मांगते हैं और आप कहते हैं कि आप सर झुकाकर माफी मांग रहे हैं, तो वो सर झुकना भी तो चाहिए। वो टोन आपने देखी होगी, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी और ये भी देखा होगा कि कितने असहज थे वो ये माफी मांगने में। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में हरियाणा में किसानों से भी माफी मांग सकते हैं वो? क्या खिलाड़ियों से भी मांग सकते हैं, युवाओं से मांग सकते हैं? कल की जो माफी है उसके भी कोई बहुत ज्यादा मायने मुझे तो लगे नहीं, कम से कम कि वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी थी उसका तो उन्होंने जिक्र किया नहीं, केवल नाम किया कि छत्रपति शिवाजी हमारे आराध्य हैं। वो माफी किस बात के लिए मांग रहे थे ये नहीं बताया उन्होंने कि उनकी प्रतिमा गिर गई। ऐसी ऐसी प्रतिमाएं वो किस किस से माफी मांगेंगे? अगर आपको ध्यान हो, इंदौर के अंदर जब वो जो पीछे जो था महाकाल कॉरिडोर और जब आंधी आई तो वो देखी थी आपने प्रतिमाओं की क्या हालत हुई थी वहां पर। किस किस चीज की माफी मांगेंगे ये? कहाँ कहाँ कितने पुल गिरे हैं, कितनी सड़कों में गड्ढे हुए हैं, ट्रक के ट्रक धंस जा रहे हैं और ये विकास के मॉडल है तमाम। गुजरात के अंदर बाढ़ की हालत देख रही हैं आप, गुड़गांव के अंदर आप हालत देखते हैं रोज। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि ये सिस्टम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं, केवल इनका सिस्टम चलना चाहिए। उसमें इनकी कमीशन खोरी, इलेक्ट्रल बोर्ड में आपने देखा, वो सारी चीजें हैं। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में और खासतौर पर पंजाब के किसानों के साथ जो कुछ किया गया वो एक मंशा के साथ किया गया। वो वैसे नहीं है, वो सामान्य नहीं है। वो उसके पीछे इनका जो हमेशा कम्युनल एजेंडा होता है, फलाना वर्सेस फलाना, मैं वो कहना नहीं चाहता, वो सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, बॉर्डर स्टेट है, लेकिन इनकी मंशा कुछ और ही है वहां पर, जो ये सदा करते आए हैं, हर स्टेट में करते हैं। तो वहां भी फलाना वर्सेस फलाना करने की इनकी तैयारी थी, योजना थी और वो सारी चीजें सारे देश ने देखी। अब जो सवाल आपने पूछा कि क्या हरियाणा में माफी मांगेंगे, हरियाणा में भी माफी किस किस चीज की मांगेंगे? 378 दिन तक बॉर्डर्स बंद रहे, इस बात की माफी मांगेंगे? किसानों ने, सरकार ने बॉर्डर बंद किए, इस बात की माफी मांगेंगे? या अभी जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर है वो 200 दिन हो गए आज पूरे, वो तब बंद पड़े हैं, वो भी हरियाणा सरकार ने बंद किए हैं, क्या उसकी माफी मांगेंगे? किस किस वर्ग के ऊपर क्या क्या लाठी चार्ज किए? कोई ऐसा समुदाय मुझे बता दीजिए, ऐसा वर्ग बता दीजिए हरियाणा का जो पिछले पौने 10 साल के अंदर, 10 साल ही हो गए अब तो, पूरे 10 साल के अंदर जिसने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और उसके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन ना हुआ। किस किस बात की माफी मांगेंगे ये? और जो इन्होंने वायदे किए थे, आज उस प्रदेश का, हरियाणा की जो स्थिति, हरियाणा आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है। जब सत्ता में आए थे ये 2014 में पहली बार अपने दम पर, आपको जानकर अचंभा होगा 1966 से लेकर के 2014 तक 48 साल बनते हैं। 48 साल में हरियाणा पर कर्ज था 70,000 करोड़ रुपए और 2014 से अब 24 में आप आए हैं और हरियाणा पे कर्ज है 3.25 लाख करोड़ रुपए।
उस कर्ज का क्या किया इन्होंने? उस पर इवेंटबाजी की या कुछ कंक्रीट विकास किया? हरियाणा के अंदर आज जो बेरोजगारी की दर है वो 37.4% है, हिस्टोरिकली हाई। इससे ऊपर देश के अंदर कभी नहीं हुई। और हरियाणा जो पूरे देश को रोजगार देता था, तीन तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, आपको पता है। अब तो उसके महाराष्ट्र से लेकर के अपने बिहार, झारखंड और पता नहीं कहाँ का राजस्थान, हर जगह के लोग यहाँ पर एनसीआर में आके काम करते थे। और आज हरियाणा में बेरोजगारी की दर 37.4% है। तो जो हरियाणा खुशहाली का एक प्रतीक था, उसको आज कंगाली का कबूतर बना के छोड़ दिया। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। जो जो हमारे सैनिकों का, हमारा पूरा का पूरा हरियाणा, 3%, 2% हमारी आबादी है हरियाणा की देश के उसमें, और 10% भारतीय फौज के अंदर हमारे सैनिक हैं। और हरियाणा को क्या मिला? हरियाणा को मिली अग्निवीर योजना, यानी कि 4 साल तक आप ठेके पर जाइए, देश की रक्षा कीजिए और वापस आ जाइए। ये इन्होंने हरियाणा को दिया उसका सिला। किसानों को लाठीचार्ज, किसानों की कोई मांग ना मानना, किसानों के बारे में क्या क्या कहा गया, इन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, खट्टर ने क्या कहा, दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, वो हरियाणा के लोग भूले नहीं। और ये सारी चीजें जब इकट्ठी मिलकर के आप चुनाव में जाएंगे, तो जो आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा में उनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं है। उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है, मोहनलाल बड़ौली, कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा होगा कल। और मुख्यमंत्री करनाल के अंदर जाके कहते हैं कि मैं तो करनाल से भी चुनाव लड़ूंगा। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री मूल रूप से कहां से चुनाव लड़ते थे? अगर आपको ध्यान हो, नारायणगढ़ से 2014 में लड़ा, जीते, मंत्री बने। उसके बाद 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र से पार्लियामेंट लड़ा, जीत गए, लोकसभा के एमपी बन गए। फिर वो सीएम बने। तो सीएम बनने के बाद उन्होंने करनाल से विधानसभा लड़ा। अभी 4 महीने नहीं हुए हैं और अब वो चुनाव कहां से लड़ना चाह रहे हैं? अध्यक्ष कहता है कि वो लाडवा से लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र से, यानी कि अपनी पेरेंट कंस्टिट्यूंसी नारायणगढ़ में नहीं जा रहे, पेरेंट कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा रहे, करनाल भी नहीं। और मुख्यमंत्री कल रात को कहते हैं रोड शो में कि मैं करनाल से लड़ूंगा। उनके जो सबसे बड़े से बड़े मंत्री हैं, वो पिछली बार हारे थे, इस बार नई जगह ढूंढ रहे हैं, बड़े से बड़े मंत्री। ये इनकी हकीकत है। इनके पास आज की तारीख में चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं। और इस बात से आपको अंदाजा होगा कि 3 दिन पहले इनकी दिल्ली में सीसी की मीटिंग हुई थी, मोदी जी बैठे हुए थे उसमें 2 घंटे, और उसमें खुद इन्होंने ये बताया कि 55 सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। तो बीजेपी का आपने इतने साल से देख रही है, जब भी सीसी की मीटिंग होती है 1, 2, 4 घंटे में कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है। आज जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। इसका मतलब क्या है कि 55 पे जब आपने डिसाइड कर लिया तो नाम जारी करने में क्या परेशानी है? कल कोई जींद बरेली है, उसको लेकर के नाम रोके गए हैं, क्योंकि अगर नाम दे दिया आपने तो टिकटार्थी भीड़ नहीं लाएंगे। क्यों लाएंगे? फिर तो जिसको टिकट दी है वो लाएगा। तो ऐसी बैंकरप्ट पोजीशन में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार सिंगल हैंडेडली कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, तो उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर। 10.25 साल सत्ता का आनंद लिया, समय रहते अपनी दरी उठाई हरियाणा से और वो दिल्ली में जाके बिछा ली, वो तो चले गए। और यहाँ की भाजपा, नायब सिंह सैनी, वो खड़ाऊ राज चला रहे। पूरी की पूरी टीम मनोहर लाल की है, सब कुछ मनोहर लाल का है, पूरा सिस्टम मनोहर लाल का है। जो नायब सिंह सैनी है वो एक खड़ाऊ के सहारे कहने को मुख्यमंत्री है, पर्दे के पीछे सारा ऑपरेशन मनोहर लाल का आज भी चल रहा है। तो हरियाणा के लोगों को कंधे से ऊपर कमजोर कहते तो थे मनोहर लाल, लेकिन वो अब दिखा भी रहे कि हम तो वास्तव में आपको वही मानते हैं। नहीं तो नायब सिंह सैनी को जब आपने मुख्यमंत्री बनाया तो उनको अपनी टीम तो बनाने देते कम से कम। मुख्यमंत्री का एक पूरे प्रदेश का वो नेता होता है, वो बेचारा अपने लिए निर्वाचन क्षेत्र ढूंढता हुआ घूम रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, उसने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। कभी सोचो ना आपने कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ना लड़े, 90 हलकों में चुनाव लड़वाएगा और खुद नहीं लड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो आज स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। और अगर आप इसको फिल्मी भाषा में कहें, मैं आमतौर पर कहता नहीं, लेकिन अब जो मुझे भाजपा की स्थिति लग रही है वो निरूपण है कि बहुत सारी फिल्में देखी होंगी आपने कि उनके पति, वो महिला अपनी पत्नी को और कई बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और वापस नहीं आते, और वो महिला बेचारी अपना संघर्ष करती है और कहती है कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो वो कर्ण अर्जुन के इंतजार में कि कोई दिल्ली अर्जुन आएगा, कुछ खेल करेगा और हरियाणा में भाजपा में दोबारा सत्ता में आ जाएगी। लेकिन ऐसा ग्रास रूट पे कोई मुझे दिखता नहीं है इनका कोई नैरेटिव। और वो जो सर्वेज की आप बात कर रही है वो सच्चाई के काफी करीब है।
और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सेल्फ गोल नहीं करेगी, जो कि वो करती आई है सदा से, अगर वो सेल्फ गोल ना करे, तो जो आप सर्वे जिसका आपने जिक्र किया लोकपाल का, उसकी बात हम आगे करेंगे, उससे भी जी बेहतर परिणाम हरियाणा में कांग्रेस के लिए आ सकते हैं, प्रोवाइडेड सारी पार्टी एक होकर लड़े, अपने मतभेद भुलाए और व्यक्तिगत हित की बजाय प्रदेश हित की अगर सोचे, तो मुझे लगता है हरियाणा में बहुत शानदार परिणाम आ सकते हैं कांग्रेस के। अब उनको देखना है कि उनको अपने हित ऊपर रखने हैं या प्रदेश के हित ऊपर रखने हैं। जी, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वहाँ पर भी कई चेहरे हैं, अगर हम देखते हैं और अलग-अलग गुट भी हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करें, लेकिन ये कहकर कि जो सांसद हैं, वो अब विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या तमाम चीज़ों को शांत कर दिया जाएगा और क्या वो शांत होकर बैठ जाएँगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिसके भी घर के बाहर आप ये देखें, टिकट लेने के लिए भीड़ लगी हुई है, सबके अपने-अपने ग्रुप्स हैं, अपने-अपने गुट हैं और सबने सबको अपने-अपने तरीके से आश्वासन भी दिए हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये देखने वाली बात है कि इसको कैसे शांत कराते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है टिकट बंटवारा, कि आप टिकट किस तरह से बांटते हैं और कितने लोगों को किस तरह से खुश करते हैं और क्या कार्यकर्ता एकजुट होकर जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, उसी पार्टी की जीत सामने देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोकसभा इलेक्शन में भी ये बता दिया जनता ने वहां की 5 सीटें कांग्रेस को जितवाकर कि जमीन जो है वो उनके फेवर में बनी हुई है। अगर और मजबूती से चुनाव लड़ा गया होता, ये टिकट बंटवारा थोड़ा पहले हो गया होता, तो 5 की सीटें 8 भी हो सकती थी। इस तरह के भी विश्लेषण किए गए, खुद हेमंत जी ने भी इस बात को कई बार रखा। सवाल मेरा आपसे पुष्पेन जी, कि ये जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, चाहे इनेलो की बात करें, उसका बीएसपी से गठबंधन हो जाना, चंद्रशेखर आजाद का अब जेजेपी से गठबंधन हो जाना, क्या ये वोट कटुआ पार्टी बनेंगी? क्या ये कांग्रेस का नुकसान करती हुई नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करें तो जाट वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, और ये दोनों ही वोट बैंक फिलहाल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो ऐसे में ये नुकसान बीजेपी का करने जा रही है या कांग्रेस का करने जा रही है? और क्या ये कहें, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि ये बी टीम है, ये बी टीम बीजेपी ने बनाई है, क्या इसको ऐसे ही कहकर दरकिनार कर दिया जाए या इसकी कुछ और वजह देखते हैं, या फिर ये चुनाव आप बायपोलर देख रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच है? देखिए बुशरा जी, जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था और जनता ने जबरदस्त तरीके से इनके खिलाफ वोट किया भाजपा के, वही रुझान आपको बाइपोलर के रूप में जो है हरियाणा में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में सीधा चुनाव जो है वो भाजपा की जो निरंकुश सरकार है, किसानों को दमन करने वाली सरकार है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार है, जातियों में विद्वेष पैदा करने वाली सरकार है, और इवन इन्होंने जो है जो थोड़े से इलाके में दक्षिण हरियाणा में मुस्लिम समुदाय रहता है, उसके खिलाफ भी एक माहौल बनाने की कोशिश पिछले दिनों नूह और बाकी एरिया में की थी। वो जो सारी सामाजिक समरसता है उसको समाप्त करने वाली सरकार है। किसान आंदोलन में लगातार कुचलने वाली आज भी किसान वहां पर बैठे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना हरियाणा सरकार से नहीं था, वो दिल्ली आना चाहते थे। उनके ऊपर क्या बर्बरता जो है की गई, 200 दिन का आंदोलन आज कंप्लीट कर रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ग मिलके इस पहलवान आंदोलन, बहुत बड़ी बात, जो पहलवानों का दमन किया गया इस देश में, और उनका कोई सहारा जो है वहां पर हरियाणा की तरफ से नहीं मिला, तो ये भाजपा की सरकार के सामने बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी और दमनकारी नीतियां उनके सामने अब आने वाली है। और इसका परिणाम बिल्कुल डायरेक्ट चुनाव है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और जहां तक ये बाकी टीम घूम रही है कि भाई एक ये पहले इनेलो ने अपना गठबंधन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आपके पास मैं लौट रही हूँ पुष्पेन जी, आप रिज्वाइन कर लीजिए, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हेमंत जी, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जो मैंने सवाल अभी पूछा है, ये जो छोटे दल हैं इनको आप कैसे और किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बी टीम्स है? क्या इसके ऐसे कह के दरकिनार कर देना चाहिए? क्या इनको वोट काटने के लिए कांग्रेस का इनको खड़ा किया गया है, गठबंधन करवाया गया है? क्या ये कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या इसको किसी और तरीके से देखा जाना चाहिए? पार्टी की कि जितना ज्यादा हो सके मल्टीपोलर चुनाव बनाने की कोशिश की जाए, बहुत जबरदस्त कोशिश है। और उसका आपने संकेत ये देखा, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए अभी, वो 44 और 46% कुछ कह रहा है।
वो ये कह रहा है कि सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी हरियाणा के अंदर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अब जो सूरत हाल है ये इस बात का संकेत करता है कि इस बार के चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ग्राउंड पे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, तो वो क्या कर रही है। इनेलो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जा सकती, आपको पता है, ट्रेडिशनली वो डेड एंटी कांग्रेस पार्टी है। जेजेपी भी चूंकि इनेलो से ही निकली है, उनका भी वही स्टांस है। और इसी का कारण आपने देखा कि पिछले चुनाव में क्या कहती थी जेजेपी कि अब की बार भाजपा यमुना पार, और सबसे पहले बिना मांगे जाके समर्थन दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या है कि हरियाणा के अंदर आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जाट और दलित वोट बैंक ने मिल करके क्या किया कि भारतीय कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जिता दी। असली परेशानी बीजेपी की वहां से शुरू हुई, और वो परेशानी क्या है कि अगर ये ट्रेंड असेंबली में भी चला गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। तो इसलिए 2 अलग अलग अलायंस हुए हैं, कराए गए हैं, जो भी कहिए। लेकिन अगर आप हकीकत में फिगर्स पे जाएंगे, जो लोकसभा चुनाव का डेटा है, हालांकि थोड़ा सा फर्क रहता है लोकसभा में और विधानसभा में, वो नेशनल पार्टियां या रीजनल पार्टी प्ले में आती, लेकिन अगर आप बारीकियों में जाएंगी तो इस बार लोकसभा चुनाव के जो अभी हुआ जून में 0.87% जेजेपी को वोट मिला है, 0.87, जिसका पिछली बार 14.9% वोट था, वो घट करके 0.87%। और इनेलो का पहले ही काम तमाम हो चुका था, इनेलो को इस बार 1.53% वोट मिला है। ऐसे में उसने अलायंस किससे किया, बीएसपी के साथ। और बीएसपी का पिछली बार चुनाव में क्या परिणाम आया था 19 में, 3 से 4%। लेकिन जब चुनाव आमने सामने का होता है तो उसमें स्थितियां कुछ और होती है। फिर हरियाणा का वोटर बड़ा जागरूक वोटर है पॉलिटिकली, वो कभी भी अपनी वोट को खराब नहीं करता कि जो हारने वाले को वोट पहली बात तो कोई देता नहीं, और जब आमने सामने 2 पहलवान दिख रहे हैं लड़ने वाले, जिनको पता है कि इनमें से एक की सरकार बनेगी, तो वो अपनी वोट क्यों खराब करना चाहेगा। कुछ हार्डकोर, ये मानना पड़ेगा कि कुछ हार्डकोर कार्डर्स होते हैं पार्टी के, वो इनके भी होंगे, और इसी कारण 0.87 आई या उनकी डेड आई। ऐसे ही बीएसपी का भी थोड़ा बहुत कुछ कार्डर होगा, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जो पिछले चुनाव में हुआ था विधानसभा में कि हरियाणा के अंदर 19% के आसपास इंडिपेंडेंट थे, परसेंट वोट गिर गई थी, अलग अलग बट गई थी, और 14% जेजेपी ले गई थी। तो 33% वोट स्कैटर हो गया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मल्टीपोलर कंटेस्ट में 40 सीटें लेकर के और सिंगल लार्जेस्ट बन गई थी। इस बार वैसी स्थिति बीजेपी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी रीजन में चले जाइए, किसी एरिया में चले जाइए, किसी वोट बैंक में चले जाइए, अर्बन वर्सेज रूरल में अगर आप बात करेंगे तो अर्बन में भी जो लोगों का दुर्गति की गई है इन 10 सालों में पोर्टल राज के जरिए, पोर्टल बनवाए थे मनोहर लाल ने, आपको याद होगा ना, ई गवर्नेंस के नाम पर, कभी फैमिली परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी पहचान पत्र, पूरा हरियाणा लाइनों में खड़ा था। और जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सिविक एम्यूनिटीज की जो आज हरियाणा में हालत है, उतनी मतलब बदतरीन हालत कभी नहीं रही। ना स्वच्छ पेयजल है कहीं हरियाणा में, आप हर जगह बाढ़ का पानी जो या बरसात होते ही थोड़ा सा देखती है, पूरा प्रदेश की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर का बुरा हाल है, कहीं डस्टबिन तक नहीं है। आप आएंगे हरियाणा में, मैं दिखाऊंगा आपको, शहरों में बदबू मार रही है, स्वच्छता की बात करते हैं, पूरे शहर में एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा आपको, खुली सड़कों पर टनों टन कूड़ा पड़ा हुआ है। ये है मनोहर लाल का और भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस। तो हरियाणा की जनता बेसिकली बुशरा जी आजीज आ चुकी है। इनकी तमाम जो ये फर्जीवाड़े इन्होंने लफाजियां की हैं, इनका आपने देखा होगा, एक कैंपेन चलाया था इन्होंने, नॉन स्टॉप हरियाणा, जबकि हकीकत में हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा बना दिया गया है कि वहां कुछ करने के लिए छोड़ा ही नहीं उन्होंने। हर तरफ से हर सिस्टम का संघीकरण कर दिया गया है, कोई सिस्टम जवाबदेह नहीं बचा है। 1,20,000 बच्चे कौशल रोजगार विकास निगम में लगा दिए, उसमें कहीं भी कोई आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं, रेगुलराइजेशन का कोई प्रोविजन नहीं, पूरी सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं। और घोषणा जब चुनाव की हुई 16 तारीख को, उससे 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि इनको हम रोजगार की सुरक्षा देंगे। रोजगार की सुरक्षा क्या होती है, आप उनको रेगुलर करते, उनको सारी फैसिलिटीज देते जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ये इन्होंने जो हरियाणा, वो सारे लोग कौन है, किसी विधायक ने फोन कर दिया, किसी संघ के नेता ने फोन कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का जो सारा कचरा था वो हरियाणा में ला करके इन्होंने 10 साल में भर दिया नौकरियों के अंदर। कोई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कोई नौकरी देख लीजिए, 80 में से 70 लोग बाहर के लगाए। तो वो जो सारा था उसका हिसाब करने का समय अब हरियाणा की जनता के पास आया है, और ये कितनी कोशिशें कर ले इस चुनाव को मल्टीपोलर करने की और करने की। इसमें मैं बस एक ही वो लगाऊंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जो पारंपरिक गलतियां हैं केवल वो ना करे,
तो हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि उसके लिए हरियाणा के हित सर्वोपरि है, हरियाणा के लोग सर्वोपरि है। अगर ये सोचेंगे तो बात बनेगी, वरना आपको पता है ये साम दाम दंड भेद फलाना बनाम फलाना वो सारी चीजों के पारंगत है। और प्रशासन तंत्र कैसे काम करता है आपने लोकसभा चुनाव में देखा, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है वो आपने देखी। 2 दिन पहले ईडी को पिक्चर में लाने की कोशिश की गई है, तो ईडी कब आती है? जब जब मोदी डरते हैं ईडी को आगे करते हैं, फिर सीबीआई को आगे करते हैं। वो कहते हैं ना कि मोदी जी के 3 सिपाही, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। तो वो सारी स्थिति हरियाणा में भी लागू करने की तैयारी कर दी गई है। तो देखना ये पड़ेगा कि हरियाणा की जनता तो तैयार है भाजपा को सबक सिखाने के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उस ओकेजन के लिए राइज होती है, खड़ी होती है एकजुट होकर के, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जी, रुकिएगा आप हेमंत जी, आपके लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आप पुष्पेन जी, आपसे मेरा सवाल कि अभी की अगर हम बात करते हैं और जिस तरह से हेमंत जी अभी बता रहे हैं, हम जो तमाम सर्वेज और ओपिनियन पोल हम ये देख रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि लोकसभा में 5 सीटें भले ही कांग्रेस जीती हो, लेकिन अगर आने वाले वक्त में हम बताएं तो जल्द ही अगर हम देखें इसको, तो जो विधानसभा के चुनाव है उसके रिजल्ट 4 तारीख को आने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुपड़ा साफ भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है। इस तरह के तमाम अंदेशे और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद हरियाणा और देश की राजनीति के लिए आप क्या कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं? खासतौर पर किसानों के हवाले से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं और शायद इस इंतजार में भी बैठे होंगे कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे और चुनाव में वो सबक सिखाएं, और सबक किसको सिखाएंगे वो सबको पता है। और उसके बाद जब अगर वहां पर सरकार बदलती है तो फिर जाहिर सी बात है वो सरकार, वो नेता जो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कानूनी दर्जा, एमएसपी की कानूनी गारंटी आपको दिलाऊंगा, यानी कि वो किसानों के साथ खड़ी है, यानी कि फिर उसके बाद वो बॉर्डर्स खुल जाएंगे, वो दिल्ली भी आ सकते हैं। तो फिर स्थिति आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन के बाद? हाँ, देखिए बुशरा जी, जो मैं पहले बात आपने पहले प्रश्न में पूछा था कि ये जो छोटी पार्टियां हैं उसके विषय में थोड़ी सी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, छोटी पार्टियां इस बार बिल्कुल जो है किसी किस्म की कामयाबी छोटी पार्टियों को, ये जो 2 गठबंधन हुए हैं, जेजेपी और एक चंद्रशेखर वाली पार्टी एएसपी का, या मायावती और इनेलो जो अभय चौटाला जी का है। हालांकि अभय चौटाला जी किसानों के पक्ष में खड़े रहे, किसान आंदोलन में उन्होंने साथ भी दिया, और बहुत अच्छा तो ये होता है कि उनको कांग्रेस ही अपने फोल्ड में कुछ सीटें देके एकोमोडेट कर लेती, तो ये नौबत नहीं आती कि उनको कहीं और गठबंधन करना पड़ता। लेकिन जहां तक दूसरी ये दुष्यंत चौटाला, तो दुष्यंत चौटाला का की जो भूमिका पिछले 5 साल में रही है, किसानों के गद्दार पार्टी के रूप में रही है, किसानों के साथ धोखा देने वाली पार्टी के रूप में रही है, और किसानों को लगातार दबाने का, कुचलने का, और तमाम लाठीचार्ज हो, तमाम तरह के जो एक्शन हुए हैं वो उस दौरान ही हुए जब वो सरकार में बने हुए थे। अगर वो अपनी बैसाखी 10 सीटें का समर्थन जो उन्होंने दे रखा था उसको खींच लेते तो किसी हालत में भी भाजपा सरकार की हिम्मत ना तो 2020-21 के आंदोलन के दौरान उनको रोकने की होती, किसानों को, और मारने पीटने की होती, और ना अब जो आंदोलन चल रहा है वहां शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उसमें होती। और इन्होंने अब जाकर के गठबंधन कर लिया है जो है चंद्रशेखर की पार्टी से। देखिए, चंद्रशेखर के विषय में भी मैं आपको बहुत स्पष्ट बिना लाग लपेट के बता दूं कि चंद्रशेखर ने पहलवान आंदोलन में, हमने खुद उनको इस पहलवान आंदोलन में हम लेकर के न्योता दे के आए थे, उन्होंने उनका साथ दिया, किसान आंदोलन में उन्होंने साथ दिया, कई कार्यक्रम हम स्वयं उनको लेकर के हरियाणा में गए, उनकी बड़ी अच्छी छवि बनके उभरी थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भी किसानों की गद्दार पार्टी जेजेपी दुष्यंत चौटाला का साथ इसमें दिया है, इससे भारी रोष किसान बिरादरी में है, चाहे वो हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, या वेस्टर्न यूपी में हो। इस सारे क्षेत्र में जो है ये बात स्पष्ट हो गई है कि चंद्रशेखर भी वो व्यक्ति नहीं है जो वो दिखाई दे रहा है। किसान कमेरे की एकता बना करके हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चले थे कि जो है कमेरों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जो है एक लीडर के रूप में चंद्रशेखर भाई होंगे, और किसानों के अलग अलग नेता हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़ी एकता हम उत्तर भारत में बनाने में कामयाब होंगे।
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पलटी खाई है, अब उन्होंने क्यों वो पलटी खाई, क्यों वो वहां गए, ये तो वो जाने, लेकिन उनका कोई ना तो वहां पर जो है एक भी सीट जीतने की वहां स्थिति है। और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हाल में, जो उप वर्गीकरण के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी एक सभा हुई थी उनकी यहाँ पर गाजियाबाद में, उसमें वाल्मीकि भाई वहां जाकर विरोध करने लगे थे, उनकी वहां उनके समर्थकों ने पिटाई करवा दी, उनके सिर फाड़ दिए। इस तरीके से आप लीडरशिप करेंगे? आपने जो है एक विधायक ने कुछ टिप्पणी कर दी थी, हालांकि वो भाजपा का विधायक है, मथुरा का, माठ क्षेत्र का, उसने कह दिया था कि भाई जो है मायावती भ्रष्ट थी, तो उन्होंने कहा नहीं इसको जूते से पीटो। इस तरह से आप जो है राजनीति करेंगे? नहीं, इस तरह की हल्की टिप्पणियां जो है करना उचित नहीं है। और तीसरा जाकर के इन्होंने गठबंधन कर लिया दुष्यंत चौटाला के साथ। तो इस तरह की जो हरकतें करते हैं, अपने लीडर को चुनने से पहले सभी बिरादरियों को लंबे समय तक देखना, जांचना और परखना चाहिए कि वो लीडर सिद्धांतों पे कितना अटल है, आइडियोलॉजी उसकी कितनी पक्की है, आपके इंटरेस्ट में वो कितने दिनों तक खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तत्काल किसी भी मुद्दे पर आपको बेच करके निकल ले। तो ये जो उन्होंने एकदम पलटी मारी है, इससे बड़ा दुख हमें भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम भी उनके गठबंधन राजस्थान में कराने में हमने बड़ी भूमिका निभाई। 1 डेढ़ महीने उनके चुनाव में मैंने मदद वहां की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पलटी खाई है, वो बिल्कुल भी जो है अपरिपक्व नेता के रूप में वो सामने इस वजह से आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने दलितों की, जातिगत जनगणना की, संविधान के संरक्षण की, आरक्षण का 50% से बढ़ा करके और सभी जगह हिस्सेदारी करने की बात की है, दलित राजनीति में बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है। और दलित इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत बड़ी संख्या में पलायन करता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से जो है ये 43 सीटें 80 में से जो है जीतने में लोकसभा में कामयाब रहे और मायावती बिल्कुल शून्य पे आ गई। तो ये जो एक नई राजनीति हम सोच रहे थे कि चंद्रशेखर करेंगे, उसमें उन्होंने निराशा दिखाई है। और जो है इसको आगे बढ़ाने से पहले जो है आगे जो है सोच रहे हैं, जो दलित भी वर्ग सोच रहा है। अब इनकी आपस में लड़ाई हो रही है वर्गीकरण में। जब आपका नारा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब उसको हिस्सेदारी देने की जगह जो वाल्मीकि भाई है, आप उन्हीं के सिर फोड़ रहे हो। तो और आपकी अब ये जितने भी दलितों के नेता हैं, वो वास्तव में एक बिरादरी के नेता बन के रह गए। उनकी अपने जाटवों में लड़ाई हो रही है कि भाई मायावती बड़ी लीडर बनेंगी या मैं बड़ा लीडर बनूंगा, बाकी बिरादरी उनसे अलग थलग पड़ गई है। अब ये राजेश चौधरी जो जाट बिरादरी से आते हैं, विधायक है माठ के, उनके खिलाफ इन्होंने कह दिया उनको जो है पीटा जाए। अरे भैया, यहाँ पिटने के लिए है क्या? वो बेशक हमारी पार्टी से या गलत आइडियोलॉजी के हो, लेकिन इस तरह की बात आप कर रहे हैं। कल को अगर 4 लोग उनके यहाँ पर खड़े हो जाए, किसान बिरादरी खड़े हो जाए आपके खिलाफ, बयान दे दें कि भाई आपकी पिटाई होनी चाहिए, तो सामाजिक समरसता कैसे बचेगी? आप संसद के सदस्य हैं, आपको मेचोरिटी से काम करना चाहिए। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट आज की तारीख में दलित राजनीति में हुआ है। दलित राजनीति, राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, उनकी बातों से, नीतियों से प्रभावित होकर के दलित उस तरफ जा रहे हैं, अपने पुराने घर की तरफ लौट रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ दलितों से, देखिए ये 1 मैन 2 मैन शो जो पार्टियों के होते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान आपका कर देते हैं। ये आपको 10-20 साल, 5 साल, 15 साल नचा के और फिर वही गड्ढे में डाल देते हैं। कहीं सीबीआई के प्रेशर में आ जाते हैं, बी टीम बन जाते हैं किसी की भी। इसमें आपका हित सुरक्षित नहीं है। आपका घर किसी न बड़ी पार्टी में, इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे स्वयं कांग्रेस है, वहीं आप जाएंगे तो आपका संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है, आपको हिस्सेदारी देने की बात की जा रही है तो वही सुरक्षित है। अन्यथा तो आपको चारों तरफ आपके जातियों के कुछ ठेकेदार नेता बन के सामने आ जाते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। लंबे समय तक चलने वाले बात नहीं है। तो दूसरा प्रश्न आपने कहा कि भाई अगर ये किसान जो है ये हार रहे हैं, ये तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो जेजेपी जाए, चाहे एएसपी जाए, बीएसपी जाए, कोई चले जाए, वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बुरी हार जो है इस बार भाजपा की हरियाणा में होने जा रही है। और जैसे ही हार होगी, उसी के अगले दिन ये बैरिकेड वगैरह जो है ये हट जाएंगे और किसान भारी तादाद में मूवमेंट करेगा, जो है दिल्ली के बॉर्डर पे आएगा। इस तरफ से पश्चिम यूपी से भी जैसे 2021 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन होगा, उसकी सब तैयारियां चल रही है। और ऐसा भयंकर बड़ा आंदोलन होगा कि उसके बाद जब ये 2-3 राज्यों के और चुनाव होंगे, क्योंकि ये कश्मीर भी हारेंगे, झारखंड भी हारेंगे, महाराष्ट्र भी हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे और उसके बाद दिल्ली भी हारने जा रहे हैं। तो ये बड़ा आंदोलन होगा जिसमें भाजपा की सरकार की चूल्हे हिल सकती हैं, इनकी गद्दी जा सकती है।
कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी भी हो सकता है। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं और मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि ये अवैध रूप से बनी हुई सरकार है, ये बेईमानी से बनी हुई सरकार है, लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया था, जोड़ तोड़ करके बनी हुई सरकार है। इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जनता के हित की सरकार नहीं है, संविधान विरोधी सरकार है, किसानों को उछलने वाली सरकार है, महिलाओं के, दलितों के, गरीबों के हकों को मारने वाली सरकार है। इसको हटा देना चाहिए। इसको हटाने में कोई बुराई नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकार आपके पक्ष में काम करने वाली ना हो, संविधान के अनुसार चलने वाली ना हो, उसको उखाड़ देना, उखाड़ के फेंक देना हर नागरिक का कर्तव्य है। जी जी, बहुत गंभीर बातें आपने यहाँ पर कही हैं और आप कई चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में सीधे तौर पर आप चेतावनी तक यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे अब ये देखना होगा कि इलेक्शन के बाद क्या उस तरह की परिस्थितियाँ वाक़ई में बनती हुई नज़र आती हैं। मेरा सवाल आपसे ये हेमंत अत्री जी कि भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथकंडा है, बाँट कर सियासत करने का। अब अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 5 से 7% ही मुसलमान हैं। आज की मैं खबर देख रही हूँ कि हरियाणा में बीफ खाने के शक में प्रवासी मजदूर जो है उसकी पीट-पीट कर उसको मार दिया गया और दूसरे को शायद बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमने देखा था कि किस तरह से मेवात में जो कुछ किया गया, उसको लगा कि बीजेपी को उसको उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो जो आपसी सौहार्द है उस तरह से बिगाड़ नहीं पाई। और जो गौरक्षक के अलग-अलग जो ग्रुप्स हैं, जो गौरक्षा के नाम पे जो कुछ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हरियाणा के इन इलाकों में जो दिल्ली से सटे हो, वहाँ पर बहुत हमने देखा है कि बहुत एक्टिव हैं। और ये खबर जो है ये कहीं न कहीं ये बताती भी है। इन सबका भी कोई असर आप देखते हैं क्या? क्या आपको लगता है कि एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का था, क्या अभी भी वो उसी तरह से उन तमाम मुद्दों पे उनके साथ मौजूद है? और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर देख रहे हैं? और क्या जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो कैंपेन करने का तरीका है, उसमें आप कोई बदलाव होता देखेंगे? या फिर अमित शाह ने जो अब से कुछ दिन पहले रैली की थी, जब आए थे हरियाणा, तब कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे मुसलमानों का, और चंद्रबाबू नायडू का हालांकि वो जिक्र करना फिर भूल जाते हैं, तो क्या उसी लाइन पे वो सब कुछ करते हुए नजर आएंगे? बुशरा जी, देखिए, ये जो कुछ चीजें आपने बताई, चाहे वो गौमांस की बात है और सारी है, ये जो गोरक्षकों का गिरोह है ना, ये इसको मैं गिरोह बोलता हूँ। ये बदमाशों का गिरोह है और इनका गोरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे कानून को हाथ में लेकर के सरकारी संरक्षण में एक खास तरह का पोलराइजेशन करके और धंधा चलाते हैं तमाम तरह के व्यापारियों के ऊपर, वो प्रेशर बनाने के लिए सरेआम गुंडागर्दी है। मुझे ये बता दीजिए कि देश के किस कानून के तहत गोरक्षा का जिम्मा गोरक्षक दल को दिया गया है? अगर हरियाणा में गोरक्षा कानून है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस की है, सरकार की है, ना कि इन मवालियों की है जो हाथों में हथियार लेकर के सरेआम, आपने देखा होगा वो एक जीप चालक को जिंदा जला दिया था। उससे पहले, उसके बाद ये जो आपने आज की घटना का जिक्र किया, जो गिरफ्तारियां हुई, ये बेसिकली सारी चीजें एक पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था उसका फॉल आउट है, जो ये सारी चीजें हरियाणा जैसे शांति प्रिय प्रदेश के अंदर हुई। हरियाणा के अंदर आपने कभी इस तरह का सांप्रदायिक चीज नहीं देखी होगी। पिछली बार जो ब्रज यात्रा थी, वो ब्रजमंडल यात्रा, उसके बहाने क्या करने की कोशिश की गई। और ये हालत तो जब हरियाणा में 3 से 4% ही मुस्लिम वोट है, ज्यादा नहीं, वो भी 3 से 4 कंस्टिट्यूंसीज के अंदर फोकस्ड है। लेकिन चूंकि इनको ये पता है कि वहां नाम पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहां पर भी ये गंद मचाओ। तो ये कोई चीज बहुत सफल होने वाली यानी, उसका जवाब वहां के सारे भाईचारे ने मिलकर दिया और इस बार कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। तो सरकार चाहती तो पुलिस प्रशासन पहले भी वहां वही कार्रवाई कर सकता था, वही तैयारियां कर सकता था, वही हथियार लहराने पे रोक सकता था, लेकिन तब क्यों नहीं रोका गया और इस बार कैसे रोक दिया गया? सवाल तो है ना। तो कुल मिलाकर के एक मोटी बात आपको समझनी पड़ेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका जो जो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार चढ़ना, ये 2014 में आए थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे दिनों के सपने दिखा करके, लोगों को बेवकूफ बना करके, झूठे वायदे करके। उसके बाद 2019 में पुलवामा की लहर ने जो भी असर किया, उसका हरियाणा चूंकि फौज में हर 10वां सैनिक है, उसका इंपैक्ट होना ही था। उसके बावजूद इनके कारनामों से इनका बहुमत नहीं आया था और कांग्रेस पार्टी की नलायकी के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रही थी। मैं सरेआम कहता हूं ये बात। इस बार की जो स्थिति है, इस बार सारी स्थिति माकूल है हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। और उसके लिए आज हरियाणा में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ऐसा वर्ग जिसको आप ये कह सके कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे, कोई एक वर्ग समूचा।
केवल एक वर्ग है जिसको अंधभक्त कहते हैं आप, उनके आंखों पे चश्मे लगाए गए हैं और वो पूरे उनको सब हरा ही हरा दिखता है सावन के अंधे को। उनको ना कोई तर्क समझ में आता है, ना कोई इश्यू समझ में आते हैं, ना प्रदेश के हालात समझ में आते हैं। तो उस वर्ग से तो भगवान बचाए, वो बहुत थोड़ा वर्ग है लेकिन वो है, उसको आपको आप शहरी नकार नहीं वोट बैंक सकते। भी नहीं लगता जो ऊंची ऊंची इमारतों में एसी कमरों में बैठते हैं और जिनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं, जिनकी सैलरीज वक्त पर उनके पास आ रही हैं, क्या वो लोग भी आपको नहीं लगते कि वो बीजेपी को उस तरह से वोट करें? क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि वो उनका वोट बैंक है, इसलिए तो चुनाव की तारीखें तक आगे बढ़वा रहे थे। बुशरा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन वो जो आपने कहा, वो जो है ना उच्च अटारियों में बैठे हुए लोग, वो लोकसभा में तो तमाम कारणों से मोदी को वोट डाल गए, लेकिन जब अब 4 बूंदें गिरी बरसात की, तो उनकी जो हालत है वो भी एक बार दिखवा लीजिए। जो उनकी गत बनी है, चाहे वो पोर्टल राज हो, चाहे वहां उनके सड़क सीवर जाम हो, चाहे पानी पीने का पानी गंदा आता है, मोल लेके पीना पड़ता हो लगातार, पेयजल की सप्लाई की क्या स्थिति है, सड़कों में गड्ढों की स्थिति क्या है, सिविक एम्यूनिटीज ओवरऑल क्या है, ये सारे के बिजली के बिल, बिजली की उपलब्धता, ये इतने इश्यूज हैं शहरों के अंदर कि कोई भी बुद्धिमान आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना तो छोड़िए, उनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। लेकिन फिर भी आपकी बात को मैं जायज मानता हूं कि कुछ अंधभक्त वहां भी है, इसमें कोई अगर वो ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी वोट कहां से मिल रही है? तो वो एक समूह तैयार किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जब विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो जीना तो हर आदमी को है ना, पानी तो हर आदमी को पीना है ना, सड़कों पे तो हर आदमी को चलना है ना, सीवर तो हर आदमी को चाहिए ही ना, हर आदमी को प्रशासनिक गवर्नेंस तो चाहिए ही ना। पोर्टल पे आप लगे रहिए, आप आपने घर, आपके घर को मेरे नाम चढ़ा दिया, मेरा नाम किसी और के, मेरा घर किसी और के नाम चढ़ा दिया, ये तो इनका पोर्टल राज था। और उसका पता कब लगता है? जब या तो आप घर बेचने लगे, या आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, उससे पहले पता भी नहीं लगता, या आपकी पेंशन बंद हो जाए, या आपकी फैसिलिटीज बंद हो जाए, तब आपको पता लगता है हो ये तो पोर्टल ने कर दिया। हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल पोर्टल बढ़ा के गए हैं, आजकल वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, मुझे उम्मीद है कि जैसा सत्यानाश उन्होंने हरियाणा का किया वो देश का भी करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे कि वैसे ही पोर्टल वो वहां भी बनवाएंगे, दिल्ली में भी और तमाम जगह पर। और मुझे लगता है उसी बदतमीजियों का जो इनाम है उनको मिला है कि वो देश के बिजली मंत्री बने हैं और उनको अर्बन डेवलपमेंट दिया गया है। जो हरियाणा की स्थिति है अर्बन डेवलपमेंट की देख लीजिए, आपने गुड़गांव का जिक्र किया, आप फरीदाबाद चले जाइए, आप हरियाणा के किसी जिले में चले जाइए, मनोहर लाल की तस्वीर दिखेगी सड़कों के उन खड्डों के अंदर। और एक पार्टी ने एक शुरुआत भी की थी, दिल्ली में शायद की थी, कि जहां जहां गड्ढा हो तो वहां सत्तारूढ़ पार्टी का झंडा लगा दो। ये बहुत ही अच्छी चीज है एक लोगों को आईना दिखाने के लिए, और इस तरह के कैंपेन होने चाहिए कि इनके शासन में क्या क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं वो आज ये है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का कोई वाली वारिस नहीं है, अनाथ है वो, और वो अपनी हरकतों के कारण है। उसके आधे मंत्री चुनाव हारेंगे, आधों की टिकट काट दी जाएगी, आधे विधायकों को गत बनेगी, आधों की टिकट काटी जाएगी, फिर चेहरे बदलने की कोशिश की जाएगी, तमाम तरह की चीजें की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि काठ की हांडी इस बार बिल्कुल नहीं चढ़ने वाली है। इनके पापों का घड़ा भर नहीं गया है बल्कि ओवरफ्लो कर रहा है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और निश्चित मान के चलिए, हरियाणा हमेशा की तरह इस देश में बदलाव का वाहक बनेगा। और जो मोदी जी ने देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, पहलवानों के साथ जो कुछ किया है, ये सारी चीजें उनके ऊपर तक असर जाएगा अगले 4 से 6 महीने के अंदर। आपको ध्यान हो, मैंने 4 जून को परिणाम आते ही आपको ये बात कही थी कि अभी इस चुनाव को फाइनल मत मानिए, हिंदुस्तान की तस्वीर अक्टूबर नवंबर में साफ होगी जब 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को सूद समेत हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हरियाणा में भी और देश में भी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये लग भी रहा है कि इससे पहले कि इन राज्यों के चुनाव के नतीजे आएं और इन राज्यों में के बाद नरेंद्र मोदी का जो थोड़ा बहुत शायद जो फेस सेविंग बची है वो भी खत्म हो, और जो आंखें दिखा रहे हैं उनके घटक दल, विपक्ष को तो आप छोड़ दीजिए, वो और ज्यादा उनको आंखें दिखाने लगे। इससे पहले ही ऑपरेशन 272 भी शुरू कर दिया गया है, चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं कि किस तरह से राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है और लोकसभा के लिए 272 शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन कोशिशें जारी हैं, ये साफ तौर बता रहे हैं। और जो अपने घटक दलों को आप ये देखिए डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, वो और दूसरे लोगों के लिए क्या करते होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये भी समझने वाली बात है। आखिरी मेरा सवाल आपसे
पुष्पेंद्र जी, संक्षेप में कि क्या ये कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वो यूपी जैसी गलती नहीं करना चाहती, लोकसभा से उसने सबक सीखा है और इसलिए जो सिटिंग एमएलएज हैं क्योंकि उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है तो उनके टिकट काट के नए चेहरे उतारने जा रही है। क्या इससे बात बन जाएगी या फिर आपको लग रहा है मुद्दे अब इतने हावी हो चुके हैं, लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि ये सब चीजें भी अब काम करने वाली नहीं है? क्योंकि एक चेहरा होता था, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी, उनके एमएलएज एमपीज को ये लगता था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी आएंगे, सब संभाल लेंगे, हम जीत जाएंगे और फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव ने वो बता दिया कि उनका मैजिक तो हो चुका है पूरा खत्म और लोगों को उनके भाषण लगते हैं उबाऊ, उनकी सियासत अब उबाऊ लगने लगी है और देश अब बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर खड़ा करने की नौबत आ जाए, उससे पहले लोग चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए बुजरा जी, ये तो निश्चित रूप से जो है इन्होंने कोशिश की थी कि कुछ बदलाव करके या दिखा के, इसकी शुरुआत इन्होंने मुख्यमंत्री बदल के की थी कि भाई नायब सिंह सैनी को ले आए तो पिछड़े हमारे साथ आ जाएंगे, पंजाबी वर्ग हमारे साथ आ जाएगा, शहरी वर्ग हमारे साथ रहेगा और फिर हम जो है एक जाति को आइसोलेट करके और सारी राजनीति अपनी कर लेंगे। लेकिन ये चीजें क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, ग्राउंड पे जो है बेरोजगारी फैली हुई है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, किसानों का अपमान आप कर रहे हैं, उनको लाठी डंडों से पीट रहे हैं लगातार और बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 60-70% वर्ग जो है किसान वर्ग है हरियाणा के अंदर। तो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, युवा वर्ग है बहुत बड़ा और महिलाओं का जो हुआ है वो सारे देश ने देखा है। तो ये सारी चीजें मिल करके और दलितों को ये चाहते थे कि भाई 20-21% दलित भी हैं यहाँ पर हरियाणा में, कि भाई इनका हम बाइफरकेशन करें, ये करें वो करें। तो वो सारे कार्ड जब चीज नहीं चलती है तो वो कैसे ही कर लो, आप इधर भी इस तरफ सो जाओ चाहे उस तरफ सो जाओ, तो आपको कोई नया जो है आइडिया या नया आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो अब कामयाब होने वाला नहीं है। अब ये और डेस्परेशन दिखाई देगी कि हमने ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, इसका टिकट काट दिया, उसको ले आए, जो सांसद हारे हुए हैं उनको लगा दिया, मंत्रियों को। तो ये कुछ भी कर लें रिजल्ट वही रहेगा। मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि कांग्रेस 60+ रहेगी हर हालत में। मतलब कांग्रेस में भी कुछ कमियां हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की कमियां नहीं होती तो वो 70+ भी चली जाती। लेकिन कांग्रेस फिर भी जो है, क्योंकि जनता लड़ाई लड़ रही है और जनता इनको खदेड़ के भगाना चाहती है और वो चाहती है कि एमएसपी की गारंटी का मामला है या जो है बाकी संविधान की रक्षा वाला मामला है, जो जो वायदे कांग्रेस ने अपने 2024 के लोकसभा में किए थे और राहुल गांधी की तरफ निश्चित रूप से जो है देश की जनता हो या हरियाणा की जनता है वो देख रही है कि भाई ये व्यक्ति चाहे बहुत अच्छा बोलना ना जानता हो, बहुत इसको बहुत बड़ी जानकारी भी ना हो, लेकिन व्यक्ति ये जेन्युइन है। ये जो बात इसकी समझ में आ जाएगी, जो बात ये कहेगा ये वो काम कर देगा। और ये लोग जो है दूसरे लक्ष्यदार भाषण देंगे, वायदे बड़े बड़े करेंगे, नारे इनके बड़े जबरदस्त होंगे, लेकिन करेंगे ये कुछ नहीं। तो ये दोनों अंतर बहुत स्पष्ट हो गए हैं कि वास्तव में धोखाधड़ी जो है ये इन्होंने की है भाजपा वालों ने पिछले 10 साल में, हरियाणा में भी और देश में भी। और एक जेन्युइन और एक अच्छी सरकार, और 10 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद हमें आशा है कि और अच्छी सरकार जो है चलाने का काम कांग्रेसी हरियाणा में भी करेंगे। तो आगे आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया 4-5-6 राज्यों के चुनाव हारने के बाद एक बड़ा बदलाव देश में भी आ सकता है। जी जी, बिल्कुल। तो इंतज़ार है कि ये तमाम जो चुनाव होने जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये बार-बार कहना ज़रूरी है और ये लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि जो भाषण दिए जाते हैं, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से हो, चुनावी भाषण हो, किसी कन्वेंशन सेंटर में जाकर वो बातें जो कहें और वो क्या कहते हैं और सच्चाई क्या है, उसमें कितना बड़ा अंतर है, ये बार-बार जनता जो है देश की उसको अवगत कराना, उसको बताना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बातें की जाती हैं, लेकिन कुछ राज्यों में एक साथ मिलाकर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर सारे एक साथ हारे तो किस तरह की फजीहत होगी, इसलिए शायद वो टुकड़ों में अपनी हार को देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कराए गए हैं, अभी तक महाराष्ट्र के ऐलान नहीं हुआ है, झारखंड है और फिर दिल्ली है और फिर बिहार है और बिहार के लिए तो कहा जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा भी वहां की भंग हो सकती है। इस तरह के पूरे अंदेशे हैं। तो अब देखना है कि आने वाले वक्त में देश की सियासत कैसे बदलेगी और क्या
हरियाणा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या हरियाणा इसका साक्षी बनेगा? जैसे हेमंत जी कहते हैं कि हरियाणा के लोग वोट करने के लिए नहीं, किसी को सबक सिखाने के लिए वोट करते हैं, तो क्या वो सबक सिखाने के लिए वोट करेंगे, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, पुष्पेन जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनको पहुंचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और रोज की तरह शाम के कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में जुड़िए राजीव जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।